बातचीत जारी है। हमारे साथ डॉक्टर वलीद फारेस हैं, जो विदेश नीति विशेषज्ञ और ईरान एक साम्राज्यवादी गणराज्य और अमेरिकी नीति के लेखक हैं। डॉक्टर फारेस, आज i20 न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। हम अस्थायी युद्ध विराम की वर्तमान स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान हिजबुल्लाह इस युद्ध विराम को हम जो उत्तरी मोर्चे पर देख रहे हैं उससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ये युद्ध विराम ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क हिजबुल्लाह के लिए क्या अर्थ रखता है? मैंने इंडिपेंडेंट में 2 दिन पहले ही इस पे लिखा था और बड़ा सवाल यही है, हिजबुल्लाह इस्लामिक शासन के लिए सबसे बड़ा और सबसे रणनीतिक माध्यम है जो लेबनान में है और पूर्वी भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हिजबुल्लाह इजराइल की उत्तरी सीमा पर है और उसके पास रणनीतिक क्षमता है। उसमें कई मिसाइलें खोई हैं, फिर भी वो सीधे इजराइल के नागरिक आबादी वाले इलाकों को निशाना बना सकता है। लेकिन लेबनान के भीतर एक समीकरण बदल रहा है, हालांकि अभी पर्याप्त नहीं। और वो समीकरण ये है कि इजरायली दक्षिण में हिजबुल्लाह की जनसांख्यिकी पर जबरदस्त दबाव बना रहे हैं और हमने ये सारी प्रवासन, आंतरिक प्रवासन होते हुए देखी है और साथ ही दक्षिणी उपनगरों पर भी बहुत दबाव है। जैसे आज कुछ घंटे पहले असल में लेबनानी सरकार की स्थिति लेबनान में नहीं बदली है। बयानों के बावजूद उन्होंने लेबनान सेना को हिजबुल्लाह को निरस्त्र करने या कम से कम उसे देश के भीतर सीमित करने के लिए तैनात नहीं किया है। यही सबसे बड़ा बदलाव है। ईरान पहले ही होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी दे रहा है और अगर लेबनान हिजबुल्लाह को शामिल नहीं किया गया तो वो इस अस्थायी युद्ध विराम को तोड़ने की भी धमकी दे रहा है। ईरान हिजबुल्लाह को युद्ध विराम में शामिल करने पर क्यों जोर दे रहा है? इससे पता चलता है कि ईरान की रणनीति में हिजबुल्लाह की अहमियत क्या है। बिल्कुल, मेरा मतलब है हिजबुल्लाह इस शासन की ही औलाद है। ये आप कैसे मानते हैं उस पर निर्भर करता है। हिजबुल्लाह का नेतृत्व पूरी तरह से इसमें शामिल है। मेरा मतलब है दशकों से हिजबुल्लाह के महासचिव ईरान के इस्लामी शासन की उच्च कमान में शामिल रहे हैं। तो ये शायद हूथियों जैसा नहीं है, बल्कि हूथियों से भी बेहतर है। हिजबुल्लाह के पास कमांड और कंट्रोल है और इजराइल के साथ भौतिक सीमा है जो ईरानी शासन के लिए बड़ा तुरुप का पत्ता है। लेकिन इसके अलावा उनके पास दुनिया भर में आतंकवाद का एक वैश्विक नेटवर्क है जिसे हिजबुल्लाह नियंत्रित करता है और फिर रणनीतिक रूप से तेहरान से IRGC द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो हिजबुल्लाह को खोना कोई छोटी बात नहीं है। आतंकवादी क्षमताओं के लिहाज से ये लगभग ईरान की हुकूमत का आधा हिस्सा खोने जैसा है। इसी वजह से उन्होंने इसे रखा और ये कई लोगों को हैरान कर गया। इसी कारण उनकी हुकूमत ने हिजबुल्लाह को शर्त के तौर पे रखा। उन्होंने इसे सिर्फ हिजबुल्लाह से जोड़ा, किसी और से नहीं। और उनका मानना है कि लेबनान में इजराइल ही मुख्य किरदार है जो जमीन पर सबसे बड़ा भूमिका निभा रहा है। तो ये शासन द्वारा ट्रंप प्रशासन पर दबाव है ताकि वे अंततः नेतन्याहू सरकार या इजरायली सरकार पर जमीन पर आगे न बढ़ने का दबाव डालें। सिर्फ वही इसे जारी रख या बदल सकते हैं। अब तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। इजरायली सरकार ने फैसला नहीं लिया, शायद वे फैसला न लें। और यही वो चीज है जिसे ईरानी शासन चाहता है कि अमेरिका लेबनान में बदले। डॉक्टर फारेस, कृपया मेरे साथ रहें। मैं वरिष्ठ मध्य पूर्व संवाददाता एरियल ओस्ट्रान से ताजा जानकारी ले रही हूँ। एरियल, जब हम लेबनान में हो रही घटनाओं की बात कर रहे हैं तो हमारे पास उस मोर्चे से कुछ ताजा जानकारी है। आप क्या साझा कर सकती हैं? हम कई हवाई हमलों की बात कर रहे हैं जो बेरूत के दक्षिणी उपनगरों को निशाना बना रहे हैं और IDF ने थोड़ी देर पहले पुष्टि की है कि उसने बेरूत में एक हिजबुल्लाह कमांडर पर हमला किया है। ये नहीं बताया गया कि वो कौन था और ये भी नहीं बताया गया कि क्या वे उसे मारने में सफल हुए या नहीं। लेकिन इन इलाकों में हुए हमलों से जो नुकसान हुआ है वो बहुत गंभीर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें इस लक्ष्य की पहचान और इस सफाई की कोशिश की सफलता के बारे में आगे और पुष्टि और जानकारी मिलेगी। ठीक है एरियल, इस जानकारी के लिए धन्यवाद। डॉक्टर फारिस, अब वापस आपके पास चलते हैं। जैसा कि हम आज देख रहे हैं, इजराइल की ओर से सैन्य गतिविधि में बढ़ोतरी हुई है। क्या डर है कि हिजबुल्लाह ईरान के साथ स्थायी युद्ध विराम में शामिल हो सकता है, क्योंकि वार्ता शुक्रवार को पाकिस्तान में शुरू हो रही है? क्या यही वजह है कि IDF आज खास तौर पर ईरान के साथ इस युद्ध विराम के बीच सैन्य गतिविधि बढ़ा रहा है? मैं नहीं जानता कि IDF या सरकार ने क्या फैसला किया है। आप इस बारे में मुझसे बेहतर जानते होंगे। तार्किक रूप से इजराइल और उसकी सरकार चाहेंगे
कि औपचारिक युद्ध विराम में लेबनान को शामिल करने से पहले वे अधिक से अधिक हासिल करें। इस बात को शामिल करने का फैसला वॉशिंगटन में है। मतलब राष्ट्रपति ट्रंप अपने सहयोगी से कह सकते हैं कि जब तक ईरान की इस्लामी सरकार के साथ समझौता नहीं हो जाता तब तक रुक जाएं। लेकिन इजरायली जानते हैं कि यहाँ हालात अलग हैं। ईरान में जमीन पर कोई अमेरिकी सैनिक नहीं है। लेबनान में वहां इजरायली सेना आगे बढ़ रही है और हिजबुल्लाह बहुत करीब है। तो शायद वे सोच रहे हैं, इजराइल सोच रहा है कि किसी वरिष्ठ शख्सियत को खत्म किया जाए। वो महासचिव भी हो सकता है, जैसा उन्होंने पहले किया, इससे पहले कि सभी अमेरिका के अनुरोध पर युद्ध विराम को माने। अगर ऐसा होता है, निश्चित रूप से ये ऐसे अपडेट्स हैं जिन्हें हमें इस मोर्चे पर लगातार फॉलो करना होगा। बड़ी तस्वीर देखें तो पिछले 1.5 महीने में भले ही अभी ईरान के साथ युद्ध विराम हो जाए, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान की क्षमताओं को काफी हद तक कम कर दिया है। इससे ईरान की हिजबुल्लाह और अन्य प्रॉक्सी को समर्थन और वित्त पोषण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ा? नहीं, बहुत ज्यादा असर पड़ा है। मेरा मतलब है, आज डीसी में बहुत से लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग युद्ध विराम से नाखुश हैं। अभी क्यों, बाद में क्यों नहीं, जब हम देश की और रणनीतिक शक्ति को खत्म कर सकते थे। ये राष्ट्रपति और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के हाथ में है, इस पर चर्चा हो सकती है। वस्तुनिष्ठ रूप से देखें तो अमेरिका और इजराइल ने इस्लामी शासन को सीमित, कमजोर और रणनीतिक रूप से हराने के लिए जो किया, उसका नतीजा है कि उनके पास नौसेना, वायुसेना और आधे आईसीबीएम भी नहीं है। अगर मैं इसे विस्तार से नहीं बता पाया तो क्षमा चाहता हूं। लेकिन इसके बदले ईरान में इस्लामी शासन अब किसी बड़े हमले को अंजाम देने में सक्षम नहीं है। वे अब मिसाइलें दाग सकते हैं, पर उनकी क्षमता नहीं रही। और दूसरी बात जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, कम से कम मेरी नजर में, उनके पास एक बहुत ही भयंकर दुश्मन है और वो है ईरानी जनता। उन्हें मारा और दबाया गया है, संख्या 50,000 तक है, लेकिन ईरानी जनता कोई भी समझौता स्वीकार नहीं करेगी। और उन्होंने हमें पहले ही बता दिया है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले ईरानी प्रवासी भी शामिल हैं। डॉक्टर वालिद फारिस, आज i24 न्यूज पर आपके साथ रहकर अच्छा लगा। हमेशा की तरह रोचक जानकारी दी, धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।